अस्सलाम वालेकुम। अजमीर बर्ड सीरीज़ का अगला हिस्सा धनक के रंग इफ़त सहर ताहिर की तहरीर है। ये बिरयानी, कोरमा, रायता, 2 किस्म का सलाद और मीठे में अजमीर बर्ड की फेवरेट फिरनी, सब ही मेरे बनाए खानों की तारीफ़ कर रहे थे और मैं अतरा अतरा कर गर्दन अकड़ाए सबकी दाद वसूल कर रही थी। साथ ही साथ मुझे खुद पर रश्क भी आ रहा था। ऐसा तो ख्वाब में ही होता था कि अजमीर बट, जी हाँ, अजमीर बट मेरे बनाए खाने की तारीफ करे। वाह, लगता है आज अरसे बाद अम्मी जान ने खाना बनाया है। जी चाहता है इनके हाथ चूम लो। उफ, मारे शर्म के मैं तो लजा ही गई। क्या फिल्मी सिचुएशन थी। मेरे अल्लाह, इस दिन के तो मैं सपने देखा करती थी। मैं लजाती हुई ड्रामाई अंदाज में उठी और शर्मा कर अपना हाथ अजमीर के सामने कर दिया। इन पांचों ने आंखें फाड़ के मेरी बेबाकी देखी। बेचारी, भला इनकी सरी बुसी जिंदगी में कब रोमांस के पेडिस्टल फैन ने ऐसे झोंके भेजे थे। ये खाना तुमने पकाया है? मीरू अजहद हैरान हुआ तो मैंने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। इसने गहरी सांस भरी और अपनी मखसूस दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अब जो कहा है इसे पूरा करना है, और मेरा हाथ थाम कर अपने होंठों तक ले गया। मेरे दिल में गुदगुदी सी हुई। इन पांचों की हाक का मुझ पर कतई असर ना था। बे जब प्यार किया तो डरना क्या। अगर इंडिया वाले ये गाना ना बनाते तो मैं तो जरूर बना देती। फिर पता नहीं कैसे अजमीर बट के अंदर का भूत बेदार हुआ या जिन, इसने मेरे हाथ पे अपने दांत गाड़ दिए। आह, मैंने चीख उठ मारी और उठ बैठी। जी हाँ, ये मानूस ख्वाब ही था। आलम बेदारी में क्या देखती हूँ कि दादो जान अपनी छड़ी थामे जलाल के आलम में खड़ी हैं। मुझे शक हुआ कि ही उन्होंने मेरे बेबाक सा ख्वाब देख तो नहीं, मगर मेरा हाथ अभी भी दुख रहा था। वो जब दादो ने दोबारा छड़ी की नोक मेरे हाथ पे चुभो के मुझे बकायदा जगाने की सही की, तब मुझे हकीकत का अदराक हुआ कि ये दर्द सा कहाँ से उठता है। मैं अपना हाथ दूसरे हाथ से सहलाती उठ बैठी। आप क्यों आई हैं दादी जान? मुझे बुलवा लेती। 7 दफा भेजा बुलवाने को, मगर तुम्हारी नींद टूटे तब ना। अब तो मलकुल मौत को ही बेचने की कसर रह गई थी। वो गुस्से में थी। सॉरी दादो, दरअसल इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी। अब ये ख्वाब देखना छोड़ो और अमली जिंदगी में कदम रखो। कितनी बार कहा है इतना मत सोया करो। बीबी, मैं कहती हूँ, मैं न भांदे की ऐसी पोस्ती अपने हीरे जैसे पोते के बदले। वो बदले हाजी से बोली तो मैंने भी नाराजगी दिखाई। ये सब अजमीर बट की चुगलियों का असर है, वरना आपका दूर दूर तक भी चंगेज खान के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब बस करो ड्रामे और फौरन उठो, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। अब की बार दादो ने कड़क लहजे में कहा तो मुझे बुड़बुड़ाते हुए उठना ही पड़ा। मुझे तो सबने इस घर की मुलाजमा समझ रखा है, न सोने को पूरा, न खाने को, और मेहनत डट के। दादो ने की अब की बार छड़ी मेरे सर में बजाई। ये क्या बुड़बुड़ा रही हो? एक तो दादो की कुव्वत समात काबिले रश्क थी। या अल्लाह, अब दादी फजीला भी तो मेरी दादो हो सकती थी न। कितने मजे थे, जो चाहे बोलते रहो, न सुनती न डांटती। उफो, सुबह वजीफा शुरू किया था, वही पढ़ रही हूँ। मैं सर से हिलाती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। मेरे वॉशरूम से निकलने तक दादो कमाल सब्र से कमरे में ही बैठी रही। काम तो होते ही रहते हैं दादो जान, आज तो कई तफरी की जाए, जहाँ हर तरफ सब्जा और हरियाली हो, फूल खिले हो, चिड़िया चहचहा रही हो। फिर जहन बेदार होगा और नजरों को ऐसी तरावट पहुंचेगी। मैंने समा बांध कर गोया दादो को ललचाया तो वो आराम से बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। उफ, तो मैं बाकी सबको बताऊं, तैयार हो जाए। मैं तो खुशी से उछल ही पड़ी। दादो की रजामंदी तो गोया लीप का साल थी। हर 3 साल बाद एक बात मानती थी बस। नहीं, सिर्फ फायका को बताओ, वो तैयार हो जाए जाने के लिए तुम्हारे साथ। वो इंतहाई इत्मीनान से बोली तो मुझे हैरत हुई। क्या सिर्फ मैं और फायका जाएंगी? हाँ, उन्होंने जवाब दिया, मगर कहाँ? बाहर लॉन में, क्योंकि आज तुम दोनों की ड्यूटी है लॉन दुरुस्त करना, पौधों को पानी देना, क्यारियां साफ करना, खुश्क पत्ते समेटना। बाकी रह जाएगा गमलों को पेंट करने का काम, तो वो कल कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वो कमाल मेहरबानी से कह रही थी और मैं बेहोश होने को थी। या अल्लाह, मुझे क्या मालूम था
हिटलर का जनाना एडिशन भी दुनिया में मौजूद है, बल्कि हमारे बट हाउस में दंदनाता फिर रहा है। बजोर छड़ी दादो जान, मैं एहतजाजन चलाई। खुद ही तो फरमाइश कर रही थी ज़हनो निगाह को ताज़ा करने की, सब्ज़ा देखने और खुली हवा में सांस लेने की। देखो अल्लाह ताला ने कैसा अच्छा सबब बना दिया। वो पिचकार कर बोली, उफ़ अल्लाह, ये बुजुर्गाना चालाकियाँ हमें ना आई। पता होता तो मैं 100 दफ़ा सोच के बोलती कुछ। मैं घर के लॉन में थोड़ी कह रही थी, बाहर खुली फिजा में। तो यहाँ कौन सा ऑक्सीजन की कमी है। अब उठो फौरन और कमर कस लो। वो भी इतनाई से बोली। आपकी? मैं हैरान हुई। बेड से या अजार बंद से? बदतहजीब मुई अंग्रेजी पढ़ के सब ही का दिमाग का नाश मारने बैठी हैं। कह रही हूँ काम के लिए तैयार हो जाओ। वो चिढ़ गई। वो तो ठीक है, मगर इसके लिए कमर को कसने की क्या ज़रूरत है। हमारे कौन से पेच ढीले हैं। मेरा एतराज़ अपनी जगह था। दादो ने आलम जलाल में छड़ी पटकी, क्योंकि इस उम्र में पाँव नहीं पटक सकती थी। तुम्हारे तो दिमाग के पेच ढीले हैं बस। बात करती हूँ मैं मीरू से। नहीं दादो, अभी नहीं। मैं अभी बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। मैंने शर्माने की अदाकारी की। ए नोज, मैं तुम्हारे दिमाग दुरुस्त करने की बात कर रही हूँ। शादी की तारीख तय नहीं कर रही। मुझे तो तरस आ रहा है। वो चमकी। कोई बात नहीं दादो, अब वो जैसा भी है मैं गुजारा कर लूँगी सब्र शुक्र के साथ। मैंने आह बड़ी। कमबख्त, मैं मीरू पर तरस खा रही हूँ। दादो ने छड़ी उठाई और अब की बार मुझे कमरे से भागना ही पड़ा। महीनों गुजर गए थे। लॉन की सफाई किए। माली कब का भाग चुका था। कभी कभार घर वालों में से कोई पौधों को पानी दे देता और बस। वो तो हमारे लॉन के पौधे ही भले मानिस और शरीफ थे, जो पाकिस्तानी अवाम की तरह बिना बिजली, पानी, गैस के सरसब्ज और शादाब खड़े थे। ना तुम मनूस नींद सोती और ना ये सजा मिलती। मेरा बस तुम्हारे साथ जोड़ा बना दिया था दादो ने, वरना मैंने तो कोई कसूर नहीं किया था। फाइका को हर 10 मिनट के बाद गुस्सा आ रहा था। लॉन की सफाई कर करके हम भूतनियां बन गए थे। क्यारियों में गोडी कर करके हम गोडे गोडे थक चुके थे। ऊपर से फाइका ने जज्बात में आकर पौधों को इतना पानी दे दिया कि वो क्यारियों से बाहर आकर घास में एहतजाजन खड़ा हो गया था। कपड़ों और हाथों का सत्यानाश तो हुआ ही था, अब जूते भी गीले होकर मट्टी में लथड़ गए थे। मेरी शादी हो लेने दो, इंशाल्लाह। मीरू से कहकर पहले इन पौधों को ही कटवाऊंगी। मैंने कीनातोज नजरों से नहा धोकर निखरे हुए पौधों को देखा। वो तुम्हारी गर्दन काट देगा, इतनी मोहब्बत है इसे इन पौधों से। फाइका ने मुझे याद दिलाया। इसी वक्त डोर बेल बजी, फिर वक्फे से बजी और इसके बाद फिर। देख लेना, इन मरण जोगियों में से कोई नहीं उठेगा। पता है ना, मालने बाहर मौजूद हैं। दरवाज़ा खोल देंगी, मैं सुलगी। आज 25 तारीख है। मेरे ख्याल में अखबार वाला होगा। खवातीन और शवाल आया होगा। फाइका को याद आया। साथ ही हम दोनों ने पहले डाइजेस्ट हासिल करने के लिए दौड़ लगाई और मैं दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गई। मगर वहाँ हॉकर की बजाय एक मौलवी नज़ीर अहमद टाइप के बुजुर्ग और साथ में अकबरी या असगरी जैसी कोई खतून खड़ी थी। कौन है? फाइका ने मेरी बगल के नीचे से गर्दन घुसेरी तो मुझे इसकी जाहलाना हरकत पे सख्त गुस्सा आया। तुम्हारे ससुराल वाले। दांत पीसते हुए मैंने आहिस्ता से कहा तो वो इनका हुलिया देखकर तड़प उठी। ये उर्दू दान किस्म के ससुराली तुम्हें ही मुबारक हो। किसी घर वाले को बुलाओ। खतून ने तहकमाना अंदाज में कहा। हमारी अभी शादी नहीं हुई तो घर वाले को कहाँ से बुलाए? फाइका ने दांत न पूछे। घटिया कॉमेडी। मेरा मतलब है अंदर से किसी फर्द को बुलाओ। उन्होंने हमें घूरा। आप हमसे बात करें ना। भी काम वालियों से क्या बात करें? घर के किसी बंदे को बुलाओ, हमें ज़रूरी मिलना है। वो बुजुर्ग रौब से बोले तो हम दोनों थर थर कांपने लगी। इनकी आवाज़ के रौब से नहीं बल्कि गुस्से से। आपकी इतनी हिम्मत, हम आपको काम वालियाँ लग रही हैं? फाइका तरफ उठी। हमारे यहाँ तो ऐसी ही होती हैं। खतून ने हमारे मैले चकट हुलिये की तरफ इशारा किया तो मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ा। आपको मिलना किससे है? हशमतुल्लाह भट्ट साहब से। बुजुर्ग साहब ने हाथ में पकड़ी चिट पर से नाम पढ़ा तो फिर पूछा, ये भट्ट हाउस ही है ना? मैंने दांत किचकिचाए और आराम से बोली, ये तो भट्ट हाउस ही है, मगर हशमतुल्लाह भट्ट साहब से मिलने आपको ख्वाजिगान की कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। वो क्या वहाँ किसी का जनाजा पढ़ने गए हैं? जी नहीं, वो वहीं रहते हैं। मैंने बताया तो वो दोनों मुतहिर रह गए। कब्रिस्तान में रहते हैं? गोल्डन है क्या? जी नहीं, फोत हो चुके हैं ना, इसलिए। मैंने कमाल इत्मीनान से कहा तो इन दोनों का रंग बदला।
दादा जान, आप अपना बीपी मत बढ़ाएं, मैं इन काम वालियों से निपटती हूँ, खतून ने कहा तो फाइका तिल मिलाई। हम काम वालियाँ नहीं, घर वालियाँ हैं। हैं? अभी तो काम कह रही थी, कवारी हूँ, आप कह रही हो कि किसी की घर वाली हो। उन्होंने हमें मशकूक नज़रों से देखा। उफ, खाला जी, ये घर हमारा है। हशमतुल्लाह भट्ट साहब हमारे मरहूम दादा थे। मैं ज़रा शराफत के जामे में आई। फिर उन्होंने अबू और चचा जान का नाम लिया तो हम मरते क्या न करते के मुसद्दक इन्हें अंदर ले लिया। हमारे हुलिया ठीक करके आने तक वो ड्राइंग रूम में दादो और चची जान के साथ गप्पे लड़ाने में मसरूफ थे। ये कौन है? पुराने नावलों के दकियानूसी किरदार। मैंने ज़रमीना से पूछा तो वो हंसी रोकते हुए बोली, फाइका नामी लड़की के लिए अपने पोते का रिश्ता लाए हैं। फाइका की तो आंखें ही उबल पड़ी। या खुदा, ये कदीम मम्मियाँ मेरा प्रपोजल लाई हैं। शर्म करो, बुजुर्गों को ऐसे कह रही हो। इतने भी पुराने नहीं हैं, खुद मेरा कहकर निकलने को बेताब था। मनूस, काली जुबान वाली, तुमने ही कहा था इन्हें मेरे ससुराली। वो गुराई, फिर रोने वाली हो गई। उफ, इन्हें किसने हक दिया मेरी तारीफ खराब करने का? कल को मैं अपने शोहर पर रोब भी नहीं डाल सकती कि कैसे कैसे आला रिश्ते आते रहे हैं मेरे लिए। तुम्हारी तारीफ तो नहीं, बल्कि मुस्तकबिल खराब होने का अंदेशा जरूर है मुझे। जिस तरह सब इनसे घुल मिल के बातें कर रहे हैं, मैंने जायजा लिया। बड़े एक जानिब और लड़कियां कदरे साइड पे बैठी थी। फाइका, इधर आओ बेटा, अंकल के पास। चची जान ने फाइका को बुलवाया तो वो पाँव घसीटती हुई गई। दांत पीसते हुए बेज़ाहिर बड़े अदब से सलाम किया। भाई अंकल वंकल नहीं, हमें तो दादा अब्बा कहकर पुकारेगी हमारी बेटी। वो खुश दिली से बोले और फाइका के सर पर हाथ फेरा। हम तो कदम रंजा फरमाते ही गेट पर समझ गए थे कि हमारे पोते की किस्मत चमक गई है। वो कह रहे थे। फाइका सलाम और दुआ के बाद पलट आई। पता नहीं, जन्नत में जाने का इरादा नहीं है बुजुर्गों का। अभी गेट पे हमें जो कह रहे थे वो याद है ना? और अब कह रहे हैं कि गेट पे कदम रखते ही रंज हुआ था तो ना आते। रंज नहीं हुआ था बेवकूफ़, इनका मतलब है कदम रखते ही महीन ने घूरा। हाँ वही वही, वो खसिया कर बोली। आजकल की लड़कियों में तो अदब एहतराम का फुकदान है। कोई कोई होगा जिसने अच्छी तरबियत की होगी अपनी बच्ची की। ये गुलदान तो सुना था, फुकदान क्या होता है? गुलदान को तो नहीं कहते। फाइका ने महीन से राब्ता किया। जवाबन इसकी घूड़ी पे सहम कर दबक गई। अब ये सोचो होगा क्या। मैंने मज़ा लिया तो फाइका ने मुंह बसोड़ लिया। हेल्प मी प्लीज़, मैं किसी साइंसदान के साथ रह लूँगी, किसी सियासतदान के साथ रह लूँगी, मगर किसी उर्दू दान के साथ नहीं रह सकती। तो सियासतदान कौन सा असली डिग्रियाँ लेके बैठे हैं? इनकी तो उर्दू भी गई गुजरी है, कजा अंग्रेज़ी। महीन ने तंज किया तो ज़रमीना ने हमदर्दी से कहा, ऐसे हमदर्द और अवाम से प्यार करने वाले सियासतदान तुम्हें दुनिया के नक्शे में कहीं नहीं मिलेंगे। मरे जा रहे हैं अवाम की खिदमत को, जाली डिग्रियां बनवा कर खिदमत करने पहुंच रहे हैं। भला असली डिग्रियों वालों को कोई शौक है किसी की खिदमत का? असल मोहब्बत करने वाले तो ये जाली डिग्रियों वाले हैं बेचारे। डूब मरो किसी जाली डिग्री वाले सियासतदान ही के साथ। मैंने हाथ से तुफ का इशारा किया तो वो मुझे घूर के रह गए। भाई हम तो अंग्रेजी बोलचाल के सख्त खिलाफ है, इतनी शाइस्ता और मीठी जुबान है। लड़की के दादा साहब फरमा रहे थे। फाइका कराई, अंग्रेजी की क्या करके इसे क्या करने में मसरूफ है। और हमारी हंसी छूट गई। वो यकीनन चची और दादू जान को लड़के का हदूद और बा बता चुके थे, तभी तो इनकी अच्छी तरह से तवाज़ो की जा रही थी। इस इस्ना में फाइका को इनके पास बिठाकर चची जान बहाने से किचन में चली गई और दादो तो यूं भी असर पड़ने लगी थी। अब वो दोनों कदीम एशियाई ममियाँ हमारे कब्जे में थी। तो आप नदीम भट्ट साहब की दुख्तर नेक अख्तर हैं। दादा साहब ने इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ किया, बेज़ाहिर हल्की फुल्की बातों से, मगर वो नहीं जानते थे इंग्लिश मीडियम फाइका नदीम को वो किलो पत्थर की मानद लग रही थी। नदीम तो मेरे ही अब्बू का नाम है, मगर मेरा नाम तो फाइका है, नेक अख्तर नहीं। फाइका ने जहानत से तस्सी की तो वो इसकी शरारत समझकर ज़ोर से हंसे। बहुत अच्छे भाई, तुम्हारी हिस्से मिजाज तो हमारी समातों को ज़रूर महफूज करेगी। आप फ़ारसी ही बोलते हैं या उर्दू भी आती है आपको? फाइका ने मासूमियत से पूछा तो वो चश्मे के ऊपर से इसे घूरने लगे। महीन की रसीद की गई कूनी फाइका को पसली दिबाने पर मजबूर कर गई और दांतों तले ज़बान भी। भाई इस कदर दुई व पेज अल्फाज भी नहीं बोलते दादा जान। किसी को इन पर फ़ारसी का शक होने लगे। आपा बेगम खफास ही हुई। इतनी गाढ़ी उर्दू ने तो हम पर रकत तारी कर दी। फाइका की हालत सबसे पतली थी।
वो नमूना भी ऐसा ही होगा, मड़ाके उर्दू। मैंने इसे डराया। इन्हें भगाओ यहाँ से। नया पिंक वाला सूट दे दूंगी जिस पर तुम्हारी हरीस नजरें पिछले 1.5 माह से टिकी है, इसने रोनी आवाज में कहा। ओके, तो फिर तुम अपनी अंग्रेजी की पेवनकारी का नमूना दिखाओ। मैंने खुलते हुए इसे मशवरा दिया। इंग्लिश की क्या? वो उलझी। ओफो, उर्दू अंग्रेजी मिक्स करके बोलो जैसे बोलती हो। जरमीना ने दांत पीसे। और फिर फाइका ने इस दिन उर्दू अंग्रेजी का वो मिक्सर बनाया कि इन दादा पोती को पिलाकर इनका मुंह बन गया। मेरे ख्याल में तुम्हें उर्दू से कोई खास शगफ नहीं, आपा बेगम ने उदासी से कहा। वो क्या होता है? फाइका ने भुएं चुकाई तो बेबसी से दादा जान को देखने लगी। कभी बांगे दरा का मुतालिया किया है बेटा जी? दादा जान को भी मायूसी हो रही थी। ऊपर से फाइका की साफ गोई। मैंने तो आज तक सिर्फ मुर्गे की बांग सुनी है। ये दरा भी कोई परिंदा है? बांग देता है? दीवाने गालिब, दीवाने मीर, किसी को पढ़ा? आपा बेगम ने तिनके का सहारा लेना चाहा। अच्छा, गालिब और मीर की शेर माहीन सुनाती रहती है, मगर इसने कभी ये नहीं बताया कि गालिब और मीर दोनों दीवाने थे। हैरत से फाइका ने कहते हुए माहीन को घूरा, जिसने सर हाथों में थाम लिया। वो दोनों दादा पोती एक दूसरे को देख के रह गए। भला वो अपने मराके उर्दू घर में इस खालिस्तान बेअदब लड़की को ब्याह के ले जा सकते? गोया मखमल में टाट का पेवन। अब हो सकता है कि जिस पोते के लिए रिश्ता ढूंढने आए थे वो किसी कॉलेज में उर्दू अदब का प्रोफेसर होता। फाइका को तो उर्दू का अटैक हो जाता। मुझ मस्कीन को तंग कर करके वो मेरी बदवा की जद में आ गई। ये ऐसी ही है। दरअसल इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, इसलिए उर्दू बोलने का इसे कोई शौक नहीं, पढ़ भी नहीं सकती। इसे तो लेटर भी रोमन में लिखना पड़ता है। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। शुक्र है उन्होंने हमारी तरह फाइका की खवातीन और शुआ डाइजेस्ट के लिए दीवानगी न देखी थी, मगर इसमें मुश्किल अल्फाज के मायने हमें बताने पड़ते थे। ऐसे रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है दादा हुजूर, कि जिनमें फ़रकीन के जहनों और इनकी सोचों में इस कदर फ़र्क हो। आपको उर्दू ज़ुबान पे अबूर हासिल है और फाइका इंग्लिश बोलना पसंद करती है। इससे तो मसले मसाइल में फ़क्त इजाफा ही होगा और आपकी समातें ख्वामखा खुद को अजाब की जद में महसूस करेंगी। जरमीना ने फाइका का पूरा साथ दिया था। बिल्कुल सही बेटा जी, दुरुस्त फरमाया आपने। वो जरमीना के अंदाज़े गुफ्तगू से खुश हुए। तो फिर मुश्किल रास्ते पे कदम रखने से बेहतर है कि आप आसान रास्ता चुनें। आपके पोते को यकीनन एक ऐसी हमसफ़र की ज़रूरत है जिसे बिल्कुल आपकी तरह उर्दू ज़ुबान और बयान पर अबूर हासिल हो और इसके अंदाज़ो तार और बोल चाल में आप ही की तरह शाइस्तगी और तहजीब का मिलाप हो। वो बड़े अदब से बड़े अल्फाज बामुश्किल मुंह से निकाल रही थी और मेरी गुनाहगार निगाहें देख रही थी कि वो दोनों फरीक खुशी से खुले जा रहे थे, जैसे इन्हें कोई हीरा मिल गया हो। और फिर वो सरगोशी में कुछ गुफ्तगू करते रहे। दादो और चची जान के लौटे तक वो कुछ फैसला कर चुके थे। दादो ने आते ही हमें बहाने से कमरे से निकाला। हम भी दरवाजे से कान लगा के खड़े हो गए। भी माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, आपकी पोती साहिबा ज़ुबानो बयान और अंदाज़ो तौर में तफाकुत की वजह से हम में शेर व शुक्र नहीं हो सकती, इसलिए हम अपनी जल्दबाजी पे माजरत ख्वाह हैं। आप क्या कह रहे हैं? दादो परेशान हुई। बस छोटी सी गलती हो गई हमसे। बस बंदा नाचीज़ हकीर पुर तफसीर है। वो बददस्तूर माजरत ख्वाना अंदाज अपनाए हुए थे। फिर बोले, हमें अपने पोते का रिश्ता फाइका से नहीं करना। फाइका ने तो खुशी से भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। हमें इसके लिए वो दूसरी बच्ची जरमीना बहुत शाइस्ता लगी है। आपा बेगम ने हमला किया, वो डरौन से कुछ ज़्यादा ही था। हम सब ने फौरन जरमीना को देखा। वो शाइस्ता कह रही हैं। मैं तो जरमीना हूँ, इसने हमसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। वो गलती से तुम ही को शाइस्ता और बातहज़ीब कह रही हैं डियर। फाइका गुनगुनाई तो जरमीना ने दिल पे हाथ रख लिया। मेरा नसीब, ये कदीम ममिया और वो मड़ाके। अंदर वो अपने पोते की तारीफों में रतबुल सान थे। बड़ा होनहार पोता है मेरा, सबसे छोटा और लाडला। वैसे तो हमारा फैमिली बिजनेस है, मगर वो शौकिया पेंटिंग करता है। इमरान अब्बास नाम है इसका, प्यार से एमी कहते हैं हम इसे। लो जी, जरमीना ने हाथ जाड़े। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। सुन फाइका, इसे भूल जा, इसे भूल जा, इसे भूल जा। अब के दिल पे हाथ रखने की बारी फाइका की थी। इसे तो जरूर ही छोटा मोटा अटैक होने वाला था कि इमरान अब्बास को खुद इसने मर्जी से गवा दिया।
आपा बेगम, दादा हुजूर। फाइका जज्बाती होकर ड्राइंग रूम की तरफ लपकी तो हम सब ने लपक कर इसे पकड़ लिया। सुन फाइका, इसे भूल जा, इसे भूल जा, ज़रमीना गुनगुना रही थी और फाइका खा जाने वाली नज़रों से इसे देख रही थी। फाइका की तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी। जिस इमरान अब्बास के इंतज़ार में वो बैठी मीर हाउस वालियों के ताने सुन रही थी, इसका प्रपोजल आया भी तो किसके लिए? और ज़रमीना पूरे घर में मीना की तरह उड़ती चहकाती फिर रही थी। ये रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो गया है। ये मेरा रिश्ता है। फाइका ने इसे पकड़कर सोफे पर पटक दिया। मुझे इस लंबू से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे खुशी है तो इस बात की कि मुझे किसी ने पसंद कर लिया है। वो आखिर में कॉलर खड़ा करा कर बोली। हाय अल्लाह मेरे, मुझे तो इस रूहा गुल की बदवा ले डूबी। ऐसे उर्दू दानों से पाला पड़ा है कि मेरे गुलदानों के सारे फूल मुरझा गए। मुझे क्या पता था ये तारीखी बुजुर्ग कहाँ से आए हैं। फाइका ने अच्छे भले बयान करके मेरा दिल दहला दिया। खैर, इनकार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ज़रमीना बीबी, मैंने फैसला करते हुए हाथ झाड़े। क्यों? वो पंजे निकाल के गुड़ाई। क्योंकि घर से प्रपोजल फाइका के लिए भेजा गया है। मैंने तुरंत कहा तो वो तफाकुर से बोली, मगर दादा जान ने मुझे पसंद किया है। तुम इनसे शादी कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मैं तुम्हें एमी से शादी की इजाज़त नहीं दे सकती। फाइका ने एहतजाज किया तो ज़रमीना के एक जोरदार धमुका भी पुश्त पर खाया। ना, मेरी उम्र है तुम्हारी दादी सास बनने की। ये क्या, इनकी अम्मी से शादी करना चाह रही है? महीन ने चश्मा दुरुस्त करते हुए अपनी उलझन को जुबान दी। अम्मी नहीं, एन से एमी। फाइका ने दांत पीसकर दुरुस्तगी की, फिर बोली, खैर मैं तुम्हें इतनी बेतकल्फी की इजाज़त नहीं दूंगी। तुम सिर्फ दूल्हा भाई कह सकती हो। अगर इस पे एतराज़ हो तो भाईजान कह लेना, मगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एम जान का निकनेम रखने का हक सिर्फ मेरे पास है। ज़रमीना बड़े नाज अंदाज और उतराहट से कहती चली। फाइका रुनक्खी हो गई। कंधा ढूंढा भी तो किसका? जी, मुझ गरीब मस्कीन रोहा गुल का। देखा, ये तुम्हारी नन गली का गन कभी तुम्हें सुख का सांस न लेने दिया और अब कैसे दिन दिहाड़े मेरे हक पे डाका डालने लगी है। फाइका ने मेरी हमदर्दी हासिल करने की मकतूबर कोशिश की थी और मैं ठहरी सदा की जज्बाती। वैसे तो मुझे इसकी शादी हो जाने पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। किसी तरह से ही मेरा पीछा तो छूटे, मगर तुम्हारे दुखी दिल की बदवा से डर लगता है, इसलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने इसका कंधा थपथपाते हुए तसल्ली दी और साथ मशवरा, अब बाकी की नाक अपने दुपट्टे से पोंछ लो, आधी तो मेरे शाने से साफ कर ही चुकी हो। वो झिनक गई, फिर आस बड़े अंदाज में पूछने लगी, फिर तुम कुछ जरूर करोगी ना? कोशिश मेरी जान, कोशिश से सब मुमकिन है। देखा नहीं कैसे सनिया की शादी कामयाबी से करा दी थी। मैंने इसे पुराना किस्सा याद दिलाया। खैर, अब दिन दिहाड़े इतने सफेद झूठ भी ना बोलो तुमने तो इसे अजमीर के साथ फंसाने की पूरी कोशिश कर डाली थी। वो ही कहीं और इन्वॉल्व थी। फाइका ने साफ गोई की इंतहा कर दी तो किसिया कर मैंने इसे घूरा। मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी मदद की इतनी खास भी जरूरत नहीं, तुम्हारा तो अपना दिमाग बहुत चलता है। नहीं पीर साहब, इसने फौरन मेरी ठोड़ी छुई तो मैं मुतमईन हो गई। मगर क्या किया जाए कि बट हाउस का हर बंदा मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। इधर बहन का रिश्ता आया, इधर फर्ज शहनाज भाई अजमीर बढ़ जाकर ना सिर्फ इमरान अब्बास से मिल्क भी आया, बल्कि इसके मुतालिक सारी मालूमात इकट्ठी करके इसे ओके भी कर दिया। अपने घर वालों के इसके घर जाने से पहले वो इन लोगों के मुतालिक अपनी तसल्ली करना चाहता था। लड़का अच्छा है, कारोबार भी ठीक ठाक है इन लोगों का, और ख़ानदान भी शरीफ है। अजमीर भट्ट ने तो ओके कर दिया। अब अगर बाकी घर वाले भी जाते तो फॉर्मेलिटी के तौर पे। फाइका से तो नवाला निकलना मुश्किल हो गया। ज़रमीना शर्माती हुई किचन में चली गई और मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे दिनों पर गौर कर रही थी, और साथ ही इस गलती पर भी जो मैंने ज़रमीना का इमरान से रिश्ता ना होने देने का फाइका से वादा करके की थी। मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कि अजमीर इतनी जल्दी इस काम को निपटाएगा। मैंने सोचा सीधे स्वभाव इमरान को फ़ोन करके इसके दादाजी का ताज़ा तरीन कारनामा बताऊंगी और उधर से प्रपोजल की दरख्वास्तगी कर दी जाएगी। मगर ना जी, फरिश्तों से ज़्यादा एफिशिएंट तो ये बंदा है। वो हिसाब लिखने में भी इतनी जल्दी ना करते होंगे। और काराइन, अब मुझे अजमीर भट्ट से टकराना है। उफ, वो रोमांटिक वाला टक्कर नहीं, बल्कि जुल्म से टकराने वाला टकराना। अब तो ये फाइका और ज़रमीना यानी हक व बातिल की लड़ाई थी। समझे कि फाइका की लॉलीपॉप ज़रमीना ने ले ली थी और अब मुझे इसे फाइका को वापस दिलानी थी कि ज़रमीना भी ना रोए। अब समझे?
मैं फाइका की मैयत में अजमीर बट के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। पिंक वाला जोड़ा इस्त्री करके मेरी अलमारी में लटका दिया था ना, मैंने याद दहानी चाही तो इसने अब की बार दांत खिचखिचाए। फिक्र मत करो, अगर आज इस कमरे से तुम फोत होके निकली तो तुम्हें दफनाया भी इस पिंक जोड़े में जाएगा। मैं खिसिया गई, शायद कुछ ज्यादा ही बार पूछ लिया था। अच्छा, माउस 3 और आयतल कुर्सी तो पढ़ के फूंक दो मुझ पर। कमरे के दरवाजे के सामने जाकर मैंने खौफ से झुरझुरी ली तो इसने हमदर्दाना नजरों से मुझे देखा। तुम्हारी जिंदगी में तो बाकायदा तौर पर एक जिन आ चुका है, मुझे भी यही लगता है। मैं गहरी सांस भर के दरवाजे पर दस्तक देने को बढ़ी तो फाइका वहां से उड़न छू हो गई। लम्हे भर में मैंने खड़े होकर इन नकात का जायजा लिया जो मुझे इस प्रपोजल को फाइका के हक में बेहतरीन साबित करने के लिए बोलने थे। फिर खुद को शाबाशी भी दी। क्या ही कायदे आजम के 14 नकात लिखे गए होंगे। वैसे छोटा मोटा पाकिस्तान तो मैं भी बना ही सकती हूँ। ऐसे ही बेतुकी सोचों में गुम नदानस्तगी मैंने झुककर मेन की होल से आंख लगा दी। सोचा जालिम जिनकी मसरूफियत का अंदाजा हो जाएगा। इधर मैं एक आंख बंद करके झुकी, उधर साथ ही अंदर से दरवाजा खुल गया। खुशबुओं के रेले के साथ वो अपनी झोंक में बाहर निकल रहा था। इधर मैं फाइटिंग बुल की तरह सर झुकाए खड़ी थी। टक्कर सीधी इसके पेट में लगी और मैं धड़म से जमीन पर। व्हाट द हेल, वो बदक कर पीछे हटा और मैं इतनी फुर्ती से उठी कि क्या ही कभी जिंदगी भर में इतनी फुर्ती दिखाई होगी। जी तो चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं, मगर फिर सोचा इतनी मेहनत से बट हाउस तमीर किया गया है, ख्वामखा तोड़फोड़ करने से क्या हासिल। तुम क्या कर रही हो इधर? गुस्सा तो इसकी नाक पे धरा था। यह पता नहीं मुझे देख के आ जाता था। इस पर रिसर्च अभी जारी है। वो मैं मुझे लाख याद करने पे भी कोई बहाना याद नहीं आया तो मैं बेबसी से हाथ मसलने लगी। तुम यहाँ में मियाने आई थी? इसने तंज किया तो मैं खनखारी। दाफ्तन मुझे ख्याल आया कि जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो बहादुरी और हिम्मत का मुतकाजी है। पहले ही हिल्ले में यूं हथियार डाल दिए तो फाइका बेचारी की जिंदगी के सारे पेंट ब्रश जरमीना की जिंदगी में चले जाएंगे। मुझे तुमसे इंतहाई जरूरी बात करनी है। मैं फौरन मुदबीर बन गई। हॉकर इस बार साला नहीं देकर गया। दूध वाला पानी ज्यादा मिलाने लगे हैं। सब्जियों में इस बार आलू नहीं आए। पुदीने की गुटियां 2 थी, 4 क्यों नहीं लाए? बस ये कोई और इंतहाई जरूरी बात है। बड़े शर्मिंदा करने वाले अंदाज में इसने मुझे मेरी जरूरी बातें याद दिलाई। ये इन सब बातों से बड़ी बात है। मैंने संजीदगी को हाथ से जाने न दिया। तो चलो सबके सामने हो जाए। वो बाहर निकलने लगा तो मैं कमरे में घुसी। नहीं, सिर्फ तुमसे कहनी है। फिर से कोई ताज़ा नज़म या गज़ल तो वार्ड नहीं हो गई? इसने तन से कहते हुए मेरे पीछे कदम बढ़ाए तो मैं खिसिया गई, इसलिए फौरन ही असल बात की तरफ आई। मैं जरमीना वाले प्रपोजल के सिलसिले में आई थी। क्या मतलब? वो चूंका। मतलब ये कि वो प्रपोजल फाइका के लिए आया था। मैंने इसकी मालूमात दुरुस्त की, मगर वो मीना को पसंद कर गए हैं। वो शाने उचकाकर बोला, मगर ये प्रपोजल मीना के लिए ठीक नहीं है। मैंने अपनी बात पे जोर दिया। अच्छा, और फाइका के लिए ठीक है? इसने तंज किया। मेरा मतलब है कि कहाँ जरमीना और कहाँ इमरान अब्बास, मैंने चापलूसाना अंदाज में कहा। तो इसने कड़े तेवरों से मुझे घूरा। तुमने कहाँ देखा है इसे? मेरा मतलब है कि कहाँ हम लोग और कहाँ वो इतनी दूर मरगजार कॉलोनी में रहते हैं। इसलिए कह रही थी कि कहाँ जरमीना और कहाँ इमरान अब्बास। मेरे जो दिमाग में आया ज़बान से बक दिया। वो ऐसे ही तेज नज़रों से मुझे घूर रहा था। मैंने थूक निकला, कनखियाँ से दीवार की जानिब देखा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया था कि दादा जान की तारीखी बंदूक इस खतरनाक बंदे के कमरे में क्यों लटकी हुई थी। अच्छा, तो फाइका की मर्तबा वो हमारे करीब हो जाएंगे। और मरगजार कॉलोनी क्या पाकिस्तान से बाहर है क्या? खैर, अब इन सवालों के जवाब तो मैं याद करके नहीं आई। मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया तो इसने दांत पीसे। जो तैयारी करके आई हो वो बको, मेरे पास टाइम नहीं है। कसम से इसके दांत पीसने की आवाज़ मुझे इतने फासले से भी सुनाई दी जैसे दांतों तले मुझे पीस रहा हो। इसके बाद तो मैं टेप रिकॉर्डर की तरह बोली, देखो, किसी के हक पे डाका डालना बहुत बुरी बात है। ये प्रपोजल फाइका के लिए आया था, इसलिए रिश्ता भी फाइका का ही तय होना चाहिए। ये ठीक है कि दादाजान और आपा भी ने जरमीना को बाद में पसंद कर लिया, मगर वो इतने पुराने बंदे हैं, यादाश्त इनकी खराब, नज़र इनकी कमज़ोर, गलती हो गई होगी। तुम्हारी इस सारी बकवास का मतलब क्या है? इसने सीने पे बाजू लपेटे और बगौर मुझे देखा। उफ मेरे खुदाया, मुझे पता होता ये देखने वाला सीन भी होगा तो बस मुंह पे पानी के 4 छपके मार के ना चली आती।
मतलब ये कि मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। मतलब कि ज़रमीना के साथ। मैंने बड़क मारी। फजूल बातें मत करो और जाके मुंह पर पानी के 4 छींटे मारो ताकि तुम्हारी आंख खुले। इसने तंज किया। उफ, लाइट सा मेकअप ही कराती। मैं मुकम्मल तौर पे हवास में हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम किसी मासूम लड़की के हक पे डाका डालने जा रहे हो, इसकी पूरी जिंदगी को बेरंग करने वाले हो। मुकाबले में तुम्हारी बहन है तो क्या हुआ, वो भी तो तुम्हारी बहनों जैसी है। मैं तुम्हें ये जुल्म कभी नहीं करने दूंगी। मैं मुकम्मल तौर पर सन 60 की हीरोइन के रूप में आ चुकी थी और वो बेचारा हैरानो परेशान। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इसे यूं हैरान देखकर मेरा हौसला और बढ़ा। और अगर फिर भी तुमने इस रिश्ते से ज़रमीना के लिए इनकार नहीं किया तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर के जाना होगा। अभी? इसने इस्तफहामी अंदाज में भुओं को जनिश दी। हाँ, मैंने सीने पे बाजू लपेटते हुए जिद्दी अंदाज में कहा। तो वो पलटा और दीवार तक गया। हाथ कंगन को आरसी किया। जरा दरवाजे से बाहर होके खड़ी हो जाओ। मैं अपने कमरे में गंद वंद पसंद नहीं करता। और हिलना मत, निशाना चूक गया तो दिल की बजाय आंख में गोली लग सकती है। मर गई तो खैर, कानी होके जीना भी क्या जीना। वो बंदूक लेकर वापस हुआ तो बड़े इत्मीनान से कह रहा था। मैं कपकपा उठी। एक बार तो भागने की कोशिश की, मगर पाँव के नीचे तो जैसे किसी ने एल्फी डाल दी थी। हिल भी नहीं सकी। एक खूबसूरत लड़की को गोली मारते तुम्हें जरा भी दुख नहीं होगा? मैंने इसे एहसास दिलाना चाहा तो इसने बंदूक सीधी करके निशाना सीधा करते हुए आराम से कहा, हाँ, खूबसूरत लड़की को मारता तो बहुत दुख होता, मगर तुम्हें तो मैं बहुत आसानी से गोली मार दूंगा। मेरा दिल दुख गया। अब तो तुम मुझे गोली मार ही दो। क्या फायदा दुनिया को वो शक्ल दिखाने का जो मंगेतर को अच्छी न लगे। मैं बाकायदा रोहांसी हो गई तो वो बेख्तियार हंस दिया। जी हाँ, है ना बेयकीनी वाली बात। अजमीर बट हंसता भी है और आपस की बात है कि हंसते हुए वो लगता भी बहुत अच्छा है। शायद इसीलिए कम हंसता हो कि नज़र ना लग जाए। बहरहाल इस वक्त तो मेरा आखिरी वक्त चल रहा था, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा ना लग रहा था। शुक्र करो अभी इसमें कोई गोली नहीं, वरना आज ये काम भी हो ही जाता, लाश पर से गुजरने वाला। वैसे भी बकौल तुम्हारे दादा जान के 40वें के बाद से कोई बड़ा फंक्शन नहीं हुआ बट हाउस में। वो मुझे जताते हुए बोला तो मेरा दिल धक से रह गया। तो ये हमारी बातें भी सुनता रहता है। मगर मैं परवाने आज़ादी पाकर भी वहाँ से न हिली। अब क्या इत्फाकिया गोली खाने का प्रोग्राम है तुम्हारा? वो बंदूक की नाल जमीन से टकाते हुए चिढ़कर बोला तो मैंने इसी ढीठ लहजे में वही बात दोहराई। ज़रमीना की शादी वहाँ नहीं होगी। शट अप! हवा में तीर मत चलाओ, रीजन के साथ बात करो, दलाइल दो। वो बड़ी खतरनाक संजीदगी का लबादा ओढ़े हुए था। ना हुई मैं अली अहमद करो, जुल्फे हिला हिलाकर ऐसे दलाइल देती कि अजमीर बट को फैसला मेरे हक में करना ही पड़ता। इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हैं हमारी लड़कियां, और दादा जान की उर्दू सुनी है तुमने? अरबी और फारसी के शीरे में लड़तरी। ज़रमीना बेचारी तो बस गाड़ी उर्दू बोल के फंस गई है। मैंने इसे कायल करना चाहा। फिर तो बिल्कुल ठीक है, फाइका की उर्दू बहुत ख़राब है, वहाँ ज़रमीना ही सही रहेगी। वो मुझे घूरते हुए बोला, या अल्लाह, अगर इस बंदे ने खुद अफेयर चलाया होता तो इसे इशारा देती ना, इस मर्जानी फाइका और लंबू इमरान अब्बास के पहली नज़र के प्यार के बारे में। ज़रमीना इतनी सुगर, इतनी प्यारी और इतनी पता नहीं क्या क्या है। इसके लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या जो हम फाइका के लिए आया रिश्ता इसके लिए कबूल कर ले? मेरे दलाइल जवाब देने लगे और वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। तुम जाके नींद की 4 गोलियां खाओ, जब सो के उठो तो शायद दिमाग अपनी जगह पे वापस आ जाए। यकीनन इसने बहुत तहम्मुल से कहा था। जितनी बहस मैं इससे कर चुकी थी, इसे तो मुझ पे खाली बंदूक ही चला देनी चाहिए। हो सकता है कोई इत्फाकिया गोली निकल ही आती। मुझे रोना आने लगा। फाइका की जिंदगी अब ट्रेजिक होने वाली थी। खुद को तो प्यार, मोहब्बत और नरम लफ्जों का नहीं पता, मगर दूसरों की जिंदगी के मुतालिक इतने कड़क फैसले करने का तुम्हें कोई भी इख्तियार नहीं। रंधे हुए लहजे में कहकर मैं वहां से पलट आई। याद ही नहीं रहा। एक बार पलट के देखती तो सही, इतने गाढ़े डायलॉग ने कैसे अजमीर बट को एक ही जगह बांध दिया है। ये बुद्धि लेके आ गई हो बस, बड़े दावे करके गई थी तुम तो। अल्लाह तेरा शुक्र, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे दिल में वहम आया तो मैं अपना गुलाबी सूट इसकी अलमारी में से निकाल लाई थी। फाइका ने आसमान की तरफ हाथ उठा के मुंह पर फेरे। बस यही बुरी नीयत थी तुम्हारी जिसने मुझे कामयाब नहीं होने दिया।
میں نے اسے ایک دھمکو جاڑتے ہوئے دانت کھچکچائے۔ تمہاری خاطر میں موت کے منہ سے نکل کر آئی ہوں۔ آ ہی گئی ہو نا، کون سا جان دے دی ہے؟ ایک رشتہ تو رکوایا نہیں گیا تم سے۔ اس نے منہ پھلایا۔ اے کمینی، مطلب کہ زرمینہ کو مخاطب کرتے ہوئے میں سنبھلی۔ غصہ دکھانے سے بات مزید بگڑ سکتی تھی۔ تم ہی انکار کر دو، بچی کا دل رہ جائے گا۔ میں نے اسے پچکارا۔ بچی کا دل رہ جائے اور جو رشتہ ٹوٹنے سے ہماری عزت جائے گی وہ اٹھلائی۔ ادھر کون سے چھواڑے بٹ گئے ہیں نکاح کے؟ فائقہ بگڑی۔ شریفوں میں زبان ہی نکاح ہوتی ہے، دے دی تو دے دی۔ زرمینہ موتبر بنی۔ نہ، ایسی کالی زبان لے کر وہ کیا کریں گے؟ مجھے غصہ آنے لگا، مگر دوسری طرف بھی ازمیر بٹ کی ہی بہن تھی، دل جلانے میں ماہر۔ فائقہ کو رونا آنے لگا تو وہ سسک کر بولی، نہ چاند ہوگا نہ تارے ہوں گے، کیا ہم ہمیشہ کنوارے ہوں گے؟ اس دنیا میں کتنوں کے نکاح ہو گئے، ہمارے نصیب میں بس نکاح کے چھواڑے ہوں گے؟ دل کی لگی نے بیچاری کو عظیم شاعرہ بنا دیا۔ حق ہاں، میرا دل بھی اس کے دکھ سے لبریز ہو گیا۔ اس کا سوال لاجواب تھا۔ گھر والی جا کر عمران عباس کو ٹھونک بجا کے دیکھ آئے۔ اتنا سستا، پائیدار اور فرما بردار داماد کہیں نہیں ملنے کا بھائی، ابرار نے آ کر تبصرہ کیا تھا۔ صوفہ یا بیڈ؟ مہین نے اینک کی پوزیشن درست کرتے ہوئے کتاب سے سر اٹھایا۔ داماد کہہ رہا ہے، میں نے دانت پیسے۔ داماد میں لگتا ہے فرنیچر والی کوالٹی بڑھی ہوئی ہے۔ نوین ہنسی تو میں نے اسے بھی گھوڑا۔ نوین اور چڑیا دونوں چٹکیاں تھیں، اس لیے جب جی چاہتا ہم چاروں انہیں لفٹ دے دیتے اور جب جی چاہتا روک ڈال دیتی۔ بہرحال بات ہو رہی تھی رشتے کی، تو ادھر جٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ ادھر گھر والے دیکھ کے آئے، ادھر باہمی رضامندی سے ہاں ہو گئی۔ ساتھ ہی فون کر کے لڑکے والوں کو منگنی کا دن بتا دیا گیا۔ روتے ہیں چھم چھم نین، اجڑ گیا چین، میں نے دیکھ لیا تیرا پیار۔ فائقہ کی آواز میں سوز بڑھتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ الو کا شاگرد عمران عباس کیوں بیوقوف بنا بیٹھا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے پیار کی کشتی کو زرمینہ نامی سونامی ڈبونے والی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سارا کیا دھرا ازمیر بٹ کا تھا۔ مجھ سے کیا چیلنج نبھایا تھا اس نے؟ بڑے سب جا کر عمران عباس کو انگوٹھی پہنا کر 5000 ہاتھ پہ بھی رکھائے، اور آج وہ لوگ زرمینہ کو انگوٹھی پہنانے آ رہے تھے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ میں نے خوشی خوشی تیار ہوتی زرمینہ سے تعصب آمیز لہجے میں پوچھا تو وہ لجا سی گئی۔ اگر وہ ساتھ چلے آئے تو ضرور آئے گی۔ غاصب لڑکی، کسی کی دنیا اجاڑنے کی شرم کہہ رہی ہوں میں گرجی۔ دور فٹے منہ، وہ خالصتاً گجراتی سٹائل میں بولی، تو مجھے اپنا منہ وہاں سے غائب کرنا ہی پڑا۔ اگلا شکار ازمیر بٹ تھا۔ سارے انتظامات نپٹا کر اور کچھ لڑکوں کے حوالے کر کے وہ چینج کرنے کے ارادے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور فریج میں سے گجرے لینے کے بہانے اس کے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہے؟ وہی لٹھ مار انداز۔ حالانکہ یقین کرے، امبرائڈرڈ سی گرین اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر میں آج میں بہت حسین و جمیل دوشیزہ لگ رہی تھی، مگر یہ میرو خدا جانے نزدیک کا چشمہ کیوں نہیں لگواتا؟ یہ شاید اسے اپنی نظر کی کمزوری کا پتہ ہی نہیں۔ میں آج تمہیں کچھ بتانے آئی ہوں۔ شدید غصے میں تو مجھے یوں بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، سو اس کی تیوریاں بھی دکھائی نہ دی۔ تم اپنی قوم سے خطاب کسی اور دن نہیں رکھ سکتی؟ مہمان آنے والے ہیں۔ وہ چڑھ کر طنزیہ بولا تو مجھے مزید غصہ اور غصے سے شدید رونا آیا۔ میں تمہیں آج ہی بتانا چاہتی ہوں ازمیر بٹ کہ تم ایک پتھر دل بلکہ بے دل شخص ہو، جسے اپنی من مرضی کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا، چاہے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہو یا کسی کے احساسات کو ٹھیس پہنچ رہی ہو۔ تم میں وہ حس ہی نہیں ہے کہ کسی کے دکھ تکلیف کو سمجھ سکو۔ خود سے آگے تمہیں کچھ بھی نہیں دکھائی نہیں دیتا، میں بھی نہیں، دوسرے تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ میں بولی تو پھر تب ہی رکی جب ازمیر بٹ کو اپنے بالکل قریب پایا۔ آواز تو کیا، میری سانس بھی تھم گئی۔ ارے، میں ایک عجیب سے احساس میں گرنے لگی۔ وہ میرے رخسار پر آنکھ رکنے والے آنسو اپنی انگلی کی پور سے اٹھا رہا تھا۔ پتہ نہیں ناولوں کی ہیروئن کیسے رومانس کروا لیتی ہیں۔ مجھے تو عجیب سے خیال آنے لگے، جن میں سب سے پہلا وہاں سے بھاگنے کا اور دوسرا میرو کا دماغ خراب ہو جانے کا خیال تھا۔ اس نے میرے آنسو انگلی اور انگوٹھے سے جھٹکا اور شاید مسکرایا۔ آنسوؤں بڑی آنکھوں سے کچھ ٹھیک سے پتہ نہ چل سکا۔ میں اتنا بھی بے دل و سنگ دل نہیں ہوں جتنا کہ تم مجھے سمجھ کے میرے کمرے میں چلی آئی ہو۔ یا خدا، میں چکرا سی گئی، اتنا نرم لہجہ۔
मुझे खुशी की बजाय उलझन होने लगी। मैं जो सोचा करती थी अजमीर बट की गुर्बत, इसके डायलॉग्स, अब अजीब से एहसासात का शिकार थी। अब तुम जो भी कहो, जो होना था वो हो चुका। वो लोग आ रहे हैं और मंगनी इसी से होगी जिसे तय है। तुमने अगर बीच में अपने एतराज़ात के रोड़े अटकाने की कोशिश की तो फिर अपने इंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। इसने मुझे खुली धमकी दी थी। लो जी, ये है असल अजमीर बट। मिनटों में बल्कि लम्हों में सारी तरादारी हवा कर दी इसने। पलटा और बेड पर पड़ा अपना हैंगर किया हुआ सूट देखने लगा। मैंने जान बची सो लाखों पाओ के मुसद्दिक वहां से भागने ही में आफियत जानी। ये तुम मेरा मसला हल करने गई थी या अपना रोमांटिक सीन शूट करवाने? फाइका सारी तफसील सुन के झल बुन गई। हाँ, तासुब से मेरा मुंह खुल गया और फिर शदीद गुस्सा आया। पड़े मरो, दफा दूर, बेदीद बदलिहाज। मैं भी किस एहसान फरामोश के चक्कर में अपनी प्यारी नंद की मंगनी का फंक्शन बर्बाद कर रही हूँ। रोहा, इसने रोनी सूरत बनाई। बस अब शट अप हो जाओ। हमसे जितना हो सकता था हमने कर लिया, बाकी होगा वही जो अल्लाह ने लिख रखा है। अब अच्छे से तैयार हो जाओ, मंगनी तो इसकी हो ही जानी है। बाद में तस्वीरें और मूवी देख देख कर करोगी कि मेकअप ही कर लेती, नया जोड़ा ही पहन लेती। इससे बेहतर है कि सारी कसर निकाल लो। मैंने कहा तो ज़रा देर के बाद जब वो तैयार होकर बाहर निकली तो सागिर को मेरे हाथ से लेना कि चली। मैं जानबूझकर लहराई तो वो परेशान सी बोली, वो क्या होता है? लोटा? शाबाश, मैंने इसे घूरा। आज तक तो किसी को लोटे में शराब पीते ना देखा ना सुना। अच्छा, वो खिसियाई तो मैंने ठंडी सांगड़ी। इस कमजोरी की वजह से इमरान अब्बास को खोया है तुमने, लेके उर्दू जुबान का दलिया बना देती हो। मुझे कौन सा उर्दू बोलनी नहीं आती, वो तो बस मुश्किल अल्फाज की समझ नहीं आती। ऐ काश उर्दू अदब में मास्टर्स ही कर लेती। फाइका का सदमा अपनी जगह था, वो तो अब बेफायदा है फाइका डियर। हाँ, मगर तुम वहाँ मास्टर जरूर कर सकती हो जिसने उर्दू अदब पढ़ा हो। अंदर आती जरमीना का मशवरा मुफ्त था। फाइका तिलमिला कर रह गई। लड़के वाले आ गए हैं और पता है साथ वो भी आया है। जरमीना ने लजा कर इतला दी तो मैंने फाइका की रोनी सूरत पर निगाह डाली और संजीदगी से कहा, दफा करो फाइका, अगर इसने तुमसे ही रिश्ता जोड़ना होता तो जरमीना के रिश्ते पर हाँ क्यों करता? और जिसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम्हारे दिल में भी इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जरमीना बेहद खुश थी। ड्राइंग रूम में मेहमानों के साथ तारुफ का मरहला तय हुआ तो हमें शदीद हैरत हुई। इमरान के साथ इसका चेला भी था। जी हाँ, कब अजीज। मैंने बेख्तियार जरमीना को देखा तो इसकी रंगत लालिया छिलका रही थी। कमबख्त, चोपड़ी, और वो भी दो। मेरा दिल दहक से रह गया। ढूंढ ही लिया हमने आपको, वो दिलकशी से मुस्कुराया, मगर बहुत देर तक। मैं मायूसी से सामने सोफा पर बैठे 2 पीस में मलबूस बहुत डिसेंट दिखाई देते, सिर्फ दिखाई देते, इमरान को देखते हुए बोली और वहाँ से हट गई। दादा जान और आपा बेगम बेहद खुश थे। इमरान यकीनन इनका बहुत लाडला रहा था। मीना की तो छितरोल होनी चाहिए, कैसे लफंगी लड़कियों की तरह अपनी मंगनी के फंक्शन में फिर रही है। मैंने दांत खिचखिचाकर महीन से शेयर किया, फिर इससे पूछा फाइका के मुतालिक तो जरमीना अटपकी, तुम्हें पता नहीं? बेवकूफ़, अब तो समझ जाओ, ये फंक्शन इसी के लिए तो है। अभी दादा जान इसे अंगूठी पहनाने वाले हैं मंगनी की। इसने हंसते हुए राज अफशा किया तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। इतनी प्यारी लड़की का दुख सीने पर हाथ मारने लगा। मेरे खुदा, इस फाइका ने तो कभी मुझे इतना तो तंग नहीं किया था कि इसकी मंगनी दादा जान से। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाने थे अगर आज ही पॉलर से वैक्सिंग न करा ली होती तो। मैं गिरती पड़ती फाइका की तलाश में निकली। जरमीना मुझे आवाज़ें देकर क्या कह रही थी मेरी साई साई करती समातों ने ना सुना। फाइका दुपट्टा सर पर जमाए इसी तरफ आ रही थी। इसकी चमकती रंगत और धमकती बतीसी देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो किस दुख का शिकार है। फाइका, ये क्या हो गया? वहाँ दादा जान तुम्हें अंगूठी पहनाने वाले हैं। मैं रोने को थी। मोजिज़ा इसी को कहते हैं रोहा, बहुत शरारती है वो। असल में तो मुझे इसी रोज़ पसंद कर लिया था उन्होंने। वो शर्माई तो मेरी सांस बंद होने लगी। आंखें भी यकीनन बाहर को उबली होंगी। या खुदा, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? ये खबीस तो वाकई इस जरमीना की दादी सास बनने जा रही है। अब ले चलो ना मुझे अंदर। दादा जान तो उतावले हो रहे होंगे मुझे अंगूठी पहनाने को।
اس نے مجھے ٹھپکا دیا تو میں نے تعصب سے اس کی ذہنی حالت دیکھی اور گہری سانس بھری۔ اب تو تم دادا جان مت کہو، چلو بھئی جلدی کرو۔ دادا جان سے اب صبر نہیں ہو رہا۔ وہ سب ہنستی مسکراتی چلی آئیں۔ یا خدا، مجھے تو سب ہی چڑیلے لگ رہی تھی۔ دانت نکوستی، فائقہ کو قربان کرنے کو تیار۔ میں تو یہ سین نہیں دیکھ سکتی۔ میں آنکھوں میں نمی لیے غم زدہ سی وہیں رہ گئی تو سب ڈرائنگ روم میں چلی گئے۔ ڈرائنگ روم سے ہنسی اور ٹہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ کیا خبر فائقہ پاگل ہو چکی ہو، میں نے کر کر سوچا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر استیدا ازمیر کو دیکھ کر میں چیل کی طرح اس کی طرف لپکی۔ بس کر لی اپنی منمانی، پڑ گئی دل میں ٹھنڈک۔ وہ چونک کر میری طرف متوجہ ہوا۔ ظاہر ہے اینڈ تھینک یو، تم نے حقیقت بتا کر کچھ غلط ہونے سے بچا لیا۔ فائقہ بھی مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے، وہ مطمئن تھا، اور میں پہلی مرتبہ مجھ سے اتنے دوستانہ لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ادھر دادا جان کے پہلو میں فائقہ بیٹھی تھی اور وہ اسے انگوٹھی پہنانے والے تھے، اور تو اور وہ الو گدھا عمران عباس بھی دانت چمکا رہا تھا۔ اتنی جوان دادی تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے نا۔ ہاں جی، بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم فائقہ کو کنویں میں دھکا دے دیتے۔ مجھے جذباتیت کا دورہ پڑا تو وہ متحیر سا مجھے دیکھنے لگا۔ شکر ہے کہ میں اس وقت فل میک اپ میں تھی۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا زرمینہ کے بجائے فائقہ کی منگنی ہونی چاہیے، اس نے جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ادھر میرے آنسو چھلک پڑے۔ ہاں تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ دادا جان کے ساتھ منگنی کروا دو۔ ہائے اللہ، اس خبیث عمران سے یہ نہ ہوا کہ ہیرو بن کے کود پڑتا سین میں، چھین لیتا دادا سے انگوٹھی اور بنا لیتا اپنی ہونے والی دادی کو اپنی منگیتر۔ میرے بین جاری تھے۔ سامنے ہنستی مٹھائی کھاتی فائقہ مجھے مخبوط الحواس لگ رہی تھی۔ واٹ؟ وہ جیسے بدکا، کس کی دادی؟ کون؟ اب دادا جان نے منگنی کی ہے فائقہ سے تو وہ عمران کی دادی؟ وہ میری پوری بات سنے بغیر مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اس نے حیرت سے پوچھا، پھر خود ہی تنزین بولا، بلکہ مجھے یہ پوچھنا چاہیے دماغ تو ہے نا تمہارے پاس؟ تم ایک انتہائی ظالم جابر اور پتھر دل انسان ہو۔ تم نے ایک جیتے جاگتے انسان کی خوشی کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے دکھی لہجے میں کہا تو اس نے دانت پیسے۔ ان کی خوشی کا ہی خیال کیا تھا۔ وہ اپنے پوتے کی منگیتر یعنی اپنی بہو کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنانا چاہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ… میں نے روانی سے کہنا چاہا مگر ذہن نے اس کے فکروں کو ڈیکوڈ کر لیا۔ پوتا یعنی عمران عباس اور منگیتر کو انگوٹھی، بہو یعنی فائقہ۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے ازمیر بٹ کی طرف دیکھا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے ہی کو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ زرمینہ کی دادی ساس نہیں بن رہی؟ مجھے ایک اور سوال سوجا تو وہ گڑا اٹھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی طرف چھلانگ لگائی جہاں سب کے ساتھ میں نے بھی لڈی ڈالنی تھی، اور رہ گیا ازمیر بٹ۔ تو ثابت ہوا کہ وہ اتنا بھی سنگ دل نہیں ہے جناب، اور یہ سوچ سوچ کر میرے دل میں لڈو تو کیا پورا سویٹ پیلس پھوٹ رہا ہے کہ میں اس پر ڈوڑے ڈالنے کی نئی مہم شروع کروں تو کبھی نہ کبھی کامیاب ہو ہی جاؤں گی۔